प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरी इस कविता को आप ये जो डिस्कशन है डैफोडिल्स का, इसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम कविता को पढ़ेंगे और उसकी खूबसूरती को अच्छी तरह जांचे परखेंगे और इसके प्रवाह को देखेंगे, इसके सुंदर फ्रेजेस को देखेंगे और जो चित्र कलम से सुंदर चित्र जो खींचा है वर्ड्सवर्थ ने, उसको हम उसकी स्तुति करेंगे। तो ये कविता जो है वो 4 चरण वाले एक एक लाइन में लिखी हुई है। ये इसमें 4 स्टांजा हैं, 6 लाइन का एक स्टांजा और 4 स्टांजा है, कुल 24 लाइन है। कविता हमेशा बोल बोल के बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ही सुनियोजित होती है। इसमें एक सीमित मात्रा में गिने चुने गिन करके जो है 10-12 ऐसे सिलेबल्स होते हैं और संगीतात्मकता इसी से आती है। वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो है साथ में साइड बाय साइड रखने से, और संगीतात्मकता बहुत ही मुश्किल से आती है और बहुत ही गिफ्टेड और टैलेंटेड लोग ही कविता लिख सकते हैं जिसमें उच्च विचार भी हों, गंभीर विचार भी हों और साथ में संगीतात्मकता भी हो। सिर्फ तुकबंदी से ही संगीत नहीं पैदा होता, उसमें अलंकार होता है और डेलिकेट फीलिंग्स से सुंदर इमेजरी होती है, चित्र होते हैं, सुंदर विचार होते हैं। तो कई चीज़ों को मिला करके सौंदर्य पैदा होता है। और हम जब सबसे अच्छा बोलते हैं, मानो कि का जो एक्सप्रेशन है, हम जो अपने थॉट्स या फीलिंग्स को जब बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं तो वो लगभग कविता जैसा रूप हो जाती है। कितने लोग हृदय से कवि होते हैं, लेकिन कभी उनकी सेंसिबिलिटी और उनकी दृष्टि बहुत ही गंभीर होती है और वो बहुत लॉन्ग और डीप सोचते हैं किसी के बारे में और बहुत ही उनकी अंतर्दृष्टि काफ़ी गहरी होती है। तो वो एक असाधारण व्यक्तित्व लेके पैदा होते हैं और एक जीनियस जैसा व्यक्तित्व पैदा होते हैं। जो महान कवि हुए हैं वो बहुत ही अलग और बहुत ही गिफ्टेड होते हैं। वर्ड्सवर्थ प्रकृति का, दुनिया का सबसे बड़ा कवि है। वो वर्शिपर ऑफ वर्ड्सवर्थ, नेचर कहा जाता है। प्रकृति को उसने कहा कि सबसे अच्छा शिक्षक है। प्रकृति आपको कभी धोखा नहीं देती। प्रकृति आपके का साथ आपके हृदय के घावों को भर सकती है, मस्तिष्क के घावों को भर सकती है। तो नेचर का जो हीलिंग पावर है, इसको सबसे पहले वर्ड्सवर्थ ने समझा था और वर्ड्सवर्थ ने कहा कि one impulse from the vernal wood can teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. एक झोंका, एक इम्पल्स स्प्रिंग टाइम, बसंतकालीन प्रकृति से एक जो है संदेश जो है आपको इतना कुछ बता सकता है जो कि दुनिया भर के साधु संत मिलकर नहीं बता सकते। कि ईविल क्या है, गुड क्या है, वो आपको प्रकृति समझा सकती है, एक इम्पल्स उसका। तो ये दुनिया के ज्ञान व्यर्थ है प्रकृति के ज्ञान के सामने। और अगर कोई बच्चा प्रकृति के गोद में पलता है तो वो सबसे सुंदर व्यक्तित्व उसका होगा। प्रकृति में एक आत्मा व्याप्त है जो पूरे जगत में व्याप्त है, चार अचर सब जगह। तो ये महान बातें वर्ड्सवर्थ ने, कि प्रकृति में एक स्पिरिट है, एक लिविंग स्पिरिट है। और वो कहता है कि जब हवा बहती है, जब जेंटल हवा बहती है बसंत ऋतु में, तो घास पत्ते सभी एंजॉय करते हैं लिविंग बीइंग की तरह। हाँ, एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास एंजॉयज द एयर दैट इट ब्रीथ्स। तो वर्ड्सवर्थ जैसा कवि, प्रकृति का उपासक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। हालांकि वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन सभी एक स्तर की नहीं है। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, जो खास रचनाएं एक खास पीरियड में लिखी, वो अतुलनीय है और
प्रकृति के कवि के रूप में उसने बहुत से भाषाओं में बहुत से कवियों को प्रभावित किया। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आप फ्लो ऑफ वर्ड देखिए, ये छोटी छोटी लाइनों की कविता है, इसलिए इसमें बहुत ही सुंदर प्रवाह है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud. मैं बादलों की तरह अकेला भटक रहा था, निरुद्देश्य भटक रहा था। वास्तव में वर्षों तक अकेला नहीं था, उस दिन वो अपने बहन डोरथी के साथ था। तो मैं जब घूम रहा था, जैसे कि बादल फ्लोट तैरते हैं ऊंचे आकाश में, वैलीज़ और हिल्स के ऊपर जो बादल जैसे फ्लोट करते हैं घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, वैसे ही मैं जो है भटक रहा था अकेला, एक अकेले बादल की तरह निरुद्देश्य में भटक रहा था। तभी हठात मैंने एक झुंड देखा, डैफोडिल्स, जो सुनहरे रंग के गोल्डन कलर के डैफोडिल्स का एक झुंड देखा, एक होस्ट देखा। वो एक लेक के किनारे खड़े थे हजारों की संख्या में, और पेड़ों के कतारों के नीचे उगे हुए थे, और वो फड़फड़ा रहे थे, अपना सर हिला रहे थे और नर्तन कर रहे थे। एक मंद मंद मधुर हवा में ब्रीज बह रहा था, यानी जेंटल विंड बह रहा था, और उसमें वो नर्तन कर रहे थे। मैंने देखा। एक कवि को, एक प्रकृति प्रेमी को इससे अच्छा और नज़ारा क्या हो सकता है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. वो उनकी तुलना करता है, कंपेरिजन करता है, एक सिमिली है कि वो ऐसे लंबे उगे हुए थे जैसे कि आकाश गंगा में जो मिल्की वे में जो तारे जो है लंबे जो है उगे होते हैं, वैसे ही वो एक कतार में काफ़ी सारे उगे हुए थे, और जिससे लगता था कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी उनकी कतार ने भी। और वो एक खाड़ी के किनारे जो है एक तरफ लेक था, वो उगे हुए थे, और वो अतिशयोक्ति करते हुए कहता है कि 10,000 मैंने देखा एक नज़र में, 10,000 saw I at a glance, एक नज़र में लग 10,000 दिखे मुझे, और टॉसिंग देयर हेड्स इन द स्प्राइटली डांस, और बड़े ही स्पिरिटेड वे में, उत्साही होकर के वो अपनी जो है सर झूम झूम के मंद मंद हवा में हिला रहे थे, और ये काफ़ी सुंदर नज़ारा था।